हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लेक्चर में। तो हमारे आज के लेक्चर में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में आज इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे वीडियोस आपके तरफ जल्दी से आने के लिए बेल आइकन दबा दो, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है हमारा, और वो किस तरह हुआ था, कांग्रेस की स्थापना किस तरह हुई, इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है 1947 तक, फिर भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिर महात्मा गांधी इनका योगदान, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, इन लोगों ने जो योगदान दिया है अपना, तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की स्थापना। तो राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की स्थापना के लिए कुछ कारण थे, जैसे कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इस संग्राम में भारतीयों को सफलता नहीं मिली, लेकिन भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत हुई, जिसके फलस्वरूप 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए कई प्रमुख कारण थे, जैसे कि धार्मिक आंदोलन। तो भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में धार्मिक आंदोलन ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शताब्दी थी। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से भारतीय जनता में अपनी प्राचीन गौरवमयी सभ्यता और परंपरा के प्रति विश्वास और आस्था को जगाया। इसके साथ ही अनेक संस्था जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में अनेक सुधार किए और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। इस संदर्भ में इंद्र विद्या वाचस्पति, ये जो इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है कि जब लंबी दास्ता से बंजर हुई भारत की भूमि को सशस्त्र क्रांति के विशाल हल ने खोद कर तैयार कर दिया और जब सुधारकों ने उसमें मानसिक स्वाधीनता के बीज बो दिए, तब ये संभव हो गया कि उसमें राजनीति के जो अंकुर है वो उत्पन्न हो गए। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के योगदान के लिए पाश्चात्य साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान हो गया, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय चेतना के विकास में पाश्चात्य साहित्य ने अत्यधिक सहायता दी। भारत में अंग्रेज़ों का शासन होने से पाश्चात्य साहित्य बिना रोक टोक और प्रचुर मात्रा में आता था। तो इसके फलस्वरूप भारतीय नवयुवकों को जॉन स्टुअर्ट मिल, स्पेंसर, रूसो, टॉल्स्टॉय, मिल्टन आदि विदेशी लेखकों और कवियों की स्वतंत्रता और समानता के विचारों से परिपूर्ण कृतियों का अध्ययन करने का अवसर मिला और उनमें स्वतंत्रता प्राप्ति की उग्र भावना पनपने लगी थी। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भी बहुत फैला था। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति में अंग्रेजी शिक्षा ने अधिक योगदान दिया। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत के प्रत्येक कोने में शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ। इसमें देश में भाषा पर आधारित एकता स्थापित हो गई और इससे विभिन्न प्रांतों के प्रबुद्ध लोगों को आपस में विचार विमर्श करने की बड़ी सहायता मिली। डॉक्टर जकारिया ने लिखा है कि अंग्रेज़ों ने 100 वर्ष पूर्व शिक्षा का जो कार्य आरंभ किया, उससे अधिक हितकर और कोई कार्य उन्होंने भारतवर्ष में नहीं किया था। तो इस प्रकार सब प्रांतों के व्यक्तियों को अपने अपने विचार व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम यानी कि अंग्रेजी भाषा स्वतः ही प्राप्त हो गई थी, जिससे उन्हें क्रांति के कार्यक्रमों को सफल बनाने में पर्याप्त सहायता मिली। इसके अलावा जो हमारी राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने के लिए ब्रिटिशों का आर्थिक शोषण भी बहुत कारणीभूत रहा। वस्तुतः अंग्रेजी शासन का मूल जो लक्ष्य भारतीयों का शोषण करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसी आर्थिक नीति अपनाई जिससे भारत के अधिकांश कुटीर उद्योग अंतिम सांस गिनने लगे और संपूर्ण भारतीय व्यापार पर कंपनी का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया था। इससे भारत का अपार धन इंग्लैंड जाने को लगा। अंततः इस आर्थिक शोषण के फलस्वरूप भारत खोखला होता चला गया और भारतीय जनता भूखों से मरने लगी और अनेक भारतीय बेकारी के शिकार हो गए और परिणाम स्वरूप भारतीय चेतना और क्रांति की भावनाएं उमड़ने लगी। इसके अलावा समाचार पत्रों का भी बहुत ज़्यादा योगदान हमारे भारतीय स्वतंत्रता या फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें इसका योगदान मिला। तो समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय चेतना जागरूक करने में बड़ा सहयोग प्राप्त किया।
प्रारंभ में लगभग सभी समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते थे, लेकिन बाद में अनेक लोगों के प्रयत्न से हिंदी तथा उर्दू भाषा के समाचार भी प्रकाशित होने लगे। इनमें राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना पर आधारित लेख, कविताएं और भावोत्पादक भाषण और उपदेश प्रकाशित होते थे। इनका मूल्य कम से कम होता था ताकि आम जनता इन्हें सुगमतापूर्वक खरीद सके और इनका अध्ययन कर सके। इस प्रकार समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने भी जनसाधारण में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने का बहुत बड़ा कार्य किया। इसके अलावा जातीय भेदभाव का नीति का प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि अंग्रेज जाति और रंग के आधार पर भारतीयों के साथ अत्यधिक भेदभाव करते थे। भारतीयों में योग्यता होने पर भी उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। उन्हें शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करने या भाग लेने का अधिकार भी नहीं था। तो भारतीय अधिकारियों तक को अंग्रेज अपना दास समझते थे। इससे भारतीयों को बहुत बड़ी आत्मग्लानि होती थी और इस आत्मग्लानि की ये भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना बढ़ने लगी थी। ब्रिटिश सरकार के कुछ अनुचित कार्य, जैसे कि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों ने बड़ी मनमानी की, जिसके कारण भारतीयों में आक्रोशपूर्ण असंतोष बढ़ गया और उनमें स्वतंत्रता की भावना बलवती हो गई। बंगाली युवक सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बड़ी लगन और परिश्रम से ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन उन्हें साधारण प्रावधान के आधार पर अयोग्य सिद्ध कर दिया गया था और बाद में क्वींस बेंच डिवीजन ने उनके पक्ष में फैसला दिया और उन्हें असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर दिया था। लेकिन 2 वर्ष के पश्चात ही उन पर दोषारोपण करके उन्हें इस पद से हटा दिया गया और फिर वे इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और भारत आने पर उन्होंने नवयुवकों की एक संस्था स्थापित की जो इंडियन एसोसिएशन के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो इस तरह ये कुछ कारण थे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की स्थापना होने के लिए। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कई और छोटे मोटे जो संस्थाएं थी, प्रांतीय संस्था थी, वो अस्तित्व थे। भारत के विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय चेतना के विकास के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संगठन की स्थापना प्रारंभ हो गई थी, जिन्हें कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन कहा जा सकता है। इनमें प्रमुख संगठन है जैसे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1891 में की गई थी। ये एसोसिएशन वस्तुतः 2 संस्था, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के विलय से बनी हुई थी। इसके अलावा इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1875 में बंगाल के कुछ प्रगतिशील व्यक्तियों द्वारा की गई थी। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में हुई थी। इसकी स्थापना में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का सर्वथा ज़्यादा योगदान था। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है वो बम्बई में की गई थी, यानी कि मुंबई में की गई थी। और इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1867 में महादेव गोविंद रानड़े द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उपर्युक्त संस्थाओं ने एक विस्तृत राष्ट्रीय संस्था के गठन का मार्ग तैयार किया था और इसी से क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म को कारण मिला। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करने वाली संस्था कांग्रेस थी। इसका जन्म 1885 में हुआ था। इसके जन्म के लिए तत्व तथा परिस्थितियां उत्तरदायी थी, जिनमें कुछ प्रमुख परिस्थितियां थी, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में राष्ट्रीय चेतना के विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। जब भारतीयों को अंग्रेजों की दमनकारी, शोषक तथा प्रजातीय भेदभाव की नीति से अनेक कष्ट हुए और उन्हें अपनी दुर्दशा का समुचित ज्ञान हुआ, तब उनके मस्तिष्क में यह विचार आया कि ऐसी देशव्यापी संस्था का गठन होना चाहिए जो भारतीयों के कष्टों को दूर करा सके और राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने वाले विभिन्न तत्व निर्माण कर सके। तो राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने वाले कुछ विभिन्न तत्व भारत में निर्माण हो गए थे, जैसे कि राजनीतिक एकता की स्थापना, धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, भारतीय समाचार पत्र, देशी साहित्य का प्रभाव, अंग्रेजों की आर्थिक व जाति विभेद नीति, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति, इल्बर्ट विधेयक संबंधी वाद विवाद, ये जो परिस्थिति थी ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के लिए कारणीभूत थी। इसके अलावा सर एलन एक्टिवियन ह्यूम को कांग्रेस स्थापना में योगदान। तो इस दिशा में ठोस कदम उठाने वाले एक अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी एलन एक्टिवियन ह्यूम ने नेतृत्व प्रदान किया था। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। श्री ह्यूम ने 1 मार्च
1885 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने देश के शिक्षित नवयुवकों से मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करने का आह्वान किया, ताकि भारतीय राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके और उसके लिए एक अनुशासित, सुसज्जित सेना तैयार हो सके। उन्होंने पत्रों में 50 ऐसे नवयुवकों की मांग की जो सच्चे, निस्वार्थ, आत्मसंयमी और नैतिक साहस रखने वाले हैं। पत्र का अंत अत्यधिक प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आपके कंधों पर रखा हुआ जुआ तब तक विद्यमान रहेगा जब तक आप इस ध्रुव सत्य को समझकर उसके अनुसार कार्य करने का उद्यत न होंगे कि आत्मबलिदान तथा निस्वार्थ कर्म ही स्थायी सुख तथा स्वतंत्रता के अचूक पथ प्रदर्शक है। इस पत्र का युवकों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। ह्यूम ने अपनी योजना के बारे में वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन से बातचीत की। डफरिन ने उनकी बातों का ध्यानपूर्वक सुनकर इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि का सुझाव दिया। ह्यूम अपनी योजनाओं को लेकर ब्रिटेन गए। वहाँ पर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी आदि बड़े नेताओं से विचार विमर्श करे। उसके बाद वे दिल्ली लौटे और पश्चात 1885 में बड़े दिन के अवकाश में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का निश्चय किया। वस्तुतः ये समस्त कार्य सरकारी आशीर्वाद से किया गया था। इस संबंध में कुपलैंड ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसको पालने को आशीर्वाद दिया था। अगर हम देखते हैं तो यही सब कारण थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के। तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो है वो 1885 में मुंबई में हुआ था। इसके बाद कांग्रेस के उत्पन्न होने में या फिर कांग्रेस की स्थापना के उद्भव में बहुत सारे मतलब वाद विवाद है। कांग्रेस की स्थापना में उसके उद्देश्य क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदय हुआ था, इस पृष्ठभूमि में 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। दिसंबर 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इस यूनियन ने ये निश्चय किया कि 1885 के बड़े दिन के अवकाश में पुणे में एक सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो। इस उद्देश्य से 1885 में श्री ह्यूम और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हस्ताक्षर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके अग्रलिखित मुख्य बातों में उल्लेख किया गया था कि इस राष्ट्रहित के उद्देश्य से संलग्न व्यक्तियों में परस्पर संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करना, आगामी वर्षों में राजनीतिक कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित करना और सम्मेलन द्वारा एक देशी संसद का बीजारोपण किया जाना। सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तथा कांग्रेस के उद्देश्य जो थे, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो 25 दिसंबर से 28 दिसंबर 1885 तक पुणे में होना था, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के विशाल भवन में 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। देश के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधि इनमें भाग लिया था। इनमें प्रमुख थे दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग। इस अधिवेशन का सभापतित्व उमेश चंद्र बैनर्जी ने किया था, जिनके अनुसार भारत के इतिहास में ऐसा महत्वपूर्ण और विस्तृत प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्मेलन नहीं हुआ था। उन्हें सभापति पद से बोलते हुए कांग्रेस के 5 उद्देश्य उन्होंने बताए थे। तो देश के विभिन्न भागों के व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता का संबंध स्थापित करना, जाति, धर्म तथा प्रांतीयता के भेदभाव के बिना देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना को निर्माण करना, सामाजिक प्रश्नों पर सम्मतियों का संग्रहण करना, उन सामाजिक और साधनों का निर्माण करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिक देशहित कार्यों को प्रोत्साहित करना, देश में जनमत का प्रशिक्षण और सुदृढ़ीकरण करना। इस प्रकार भारत की उस महान राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसके नेतृत्व में 62 वर्ष तक भारत ने स्वतंत्रता का संघर्ष किया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ वाद विवाद है। तो प्रथम दृष्टिकोण ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के लिए ही कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ऐसा माना जाता है। तो द्वितीय दृष्टिकोण से भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम प्रथम दृष्टिकोण से देखते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा कांग्रेस की स्थापना के संबंध में विद्वानों के जो है वो मत है वो एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि
कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा हेतु की गई थी, जबकि अन्य विद्वान इसे भारतीय राष्ट्रीयता का माध्यम बतलाते हैं। प्रथम विचार के समर्थकों द्वारा दो तर्क दिए जाते हैं। प्रथम, कांग्रेस के जनक एलन एक्टिवियन ह्यूम अवकाश प्राप्त अंग्रेज पदाधिकारी थे। उन्हें तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन तथा अनेक ब्रिटिश राजनीति तज्ञों का आशीर्वाद तथा समर्थन प्राप्त था। कहा जाता है कि ह्यूम ने ब्रिटिश शासकों की पूर्व निश्चित गुप्त योजना के घृणित दृष्टिकोण का साधक बनकर कांग्रेस की स्थापना के लिए एक अथक प्रयास किया। द्वितीय कारण है वो है 1857 की क्रांति ने सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों में असंतोष की भावना काफ़ी प्रबल थी तथा ये कभी पुनः सशस्त्र क्रांति का रूप ले सकती है। कुछ विचारों का यह मत था कि यदि 1857 के विद्रोह से पूर्व कोई राष्ट्रीय संस्था होती तो ब्रिटिश सरकार के समय रहते कोई उपचार कर सकती थी और उस विद्रोह को टाला जा सकता था। भारतीयों में शनैश्चर्य राष्ट्रीय भावना का उदय हो रहा था, जिससे अंग्रेजों का शासन भविष्य में भय था। अंततः अंग्रेज एक ऐसे माध्यम की खोज में थे जिससे भारतीयों के असंतोष और क्रांतिकारी भावना को वैधानिक प्रभाव परिणित किया जा सके। तो सर वेडरबर्न के लिए एक रक्षा नली की आवश्यकता थी और यह रक्षा नली कांग्रेस से अच्छी और कोई नहीं हो सकती थी। तो इस तथ्य की पुष्टि श्री ह्यूम द्वारा सर ऑकलैंड काल्विन को लिखे गए पत्रों द्वारा भी होती है। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस की स्थापना की थी। इस मत की पुष्टि लाला लाजपत राय और डॉक्टर नंदलाल चटर्जी के कथन से भी होती है। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की साम्राज्य को भय से बचाना था, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था, भारत का गौण, और यह कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने इस उद्देश्य का पालन नहीं किया। इस संबंध में रजनी बामदत्त का विचार है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। नंदलाल चटर्जी का मत है ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना जो की थी उसका विचार उस समय देश के समक्ष प्रस्तुत किया जबकि भारत पर रूसी आक्रमण का भय था। जब रूस के आक्रमण का भय समाप्त हो गया तो ब्रिटिश सरकार का व्यवहार कांग्रेस के प्रति बदल गया था। इस प्रकार तत्कालीन विस्फोटक स्थिति से भयभीत होकर तथा वाइसरॉय की पूर्व निश्चित योजना के अनुसार अंग्रेजी राज्य को भविष्य में क्रांति से बचाने के लिए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगर द्वितीय दृष्टिकोण से हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के बारे में, तो भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति के लिए ही उसकी स्थापना की गई थी। तो द्वितीय विचारधारा के अनुसार कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीयता को एक देशव्यापी संगठन द्वारा व्यक्त करना था। इन विद्वानों ने रक्षा नली या सुरक्षा कपाट के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना के पीछे देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना थी। भारतीय राष्ट्रवादियों के अनुसार यह विचारधारा अधिक तर्कपूर्ण तथा उचित है। श्री ह्यूम के उद्देश्य बहुत पवित्र थे, उनके विचार उच्च थे, उनके हृदय में स्वतंत्रता की गहरी भावना थी और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर विलाप करता था। उन्होंने पवित्र हृदय से कांग्रेस की स्थापना की थी। ह्यूम द्वारा लिखित एक वृद्ध व्यक्ति की आशा नामक पुस्तक से भी पता चलता है कि उन्हें भारतीय जनता से सच्ची सहानुभूति थी। श्री ह्यूम जैसे उदारवादी तथा स्वतंत्र प्रेमी व्यक्ति के बारे में ये कहना है कि उन्होंने पूर्व निश्चित गुप्त योजना या ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा नली के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। उनके जैसे महान व्यक्ति के प्रति अन्याय होगा। ह्यूम के विषय में लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर विलाप करता था। तो ऐसे दो तरह के डिबेट्स यानी कि जो वाद विवाद है वो कांग्रेस के बारे में आते हैं। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। तो सन 1885 में राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना हो गई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य वैधानिक मार्ग द्वारा अपनी मांगें मंगवाना था या फिर देश हित में कार्य करने वाले संगठित करना और देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार करना था। परंतु बाद में अनेक प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतना सशक्त हो उठा कि ब्रिटिश साम्राज्य को हार माननी पड़ी और भारतीयों को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो गई। अध्ययन की सुविधा हेतु हम कांग्रेस द्वारा संचालित भारतीय राष्ट्र आंदोलन को 5 चरणों में विभक्त करते हैं। जैसे कि प्रथम चरण आता है राष्ट्रीय आंदोलन का 1885 से लेकर 1907 तक। तो इस चरण को जो है वो आवेदन और प्रार्थना का युग भी कहा जाता है। तो इन 20 वर्षों में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से आम जनता के कष्टों के निवारण हेतु आवेदन पत्रों द्वारा प्रार्थना करती रही। इस चरण में नरम या उदारवादी नेताओं का ही जोर था। पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे उदारवादी और शांत
शांत प्रकृति के नेता शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग मंगवाने के पक्ष में थे, लेकिन इस चरण में ये संस्था अधिक सफलता प्राप्त न कर सकी, क्योंकि स्वार्थी अंग्रेजों पर प्रार्थना और याचना पत्रों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता था। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1890 में कांग्रेस का एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया था। दूसरी ओर देश के अन्य भागों में सुधार के लिए मांग की जा रही थी। इसके फलस्वरूप 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा प्रशासन के संबंध में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। तो प्रथम जन आंदोलन और वंगभंग 19वीं शताब्दी के शुरू में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रादुर्भाव महाराष्ट्र प्रांत में हुआ। वहाँ लोकमान्य तिलक ने नेतृत्व में तीव्रता से जन आंदोलन चलाया। तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सवों की परंपरा का सूत्रपात कर दिया था। वहाँ के लोगों की राजनीतिक चेतना में वृद्धि की। 1905 में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध बंगाल प्रांत के विभाजन की घोषणा कर दी। इससे भारतीय अत्यधिक क्षुब्ध हो उठे थे। जैसे कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने लिखा है, यह घोषणा एक बम के गोले के भांति गिरी। हमें ऐसा लगा है कि हम अपमानित, उपेक्षित और प्रवंचित किए गए हैं। वंगभंग की घोषणा के बाद संपूर्ण देश में अशांति फैल गई थी। इसके बाद कांग्रेस में मतभेद तथा सूरत का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस में कुछ ऐसे उग्रवादी व्यक्ति थे जिनकी विचारधारा की स्थिति में सुधार न आता देखकर बदल गई थी। नई विचारधारा उग्रवाद पर आधारित थी। इस विचारधारा के समर्थकों को कहना था कि कठोर नीति यात्रा सशस्त्र क्रांति के बिना अंग्रेजों के दमन चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती थी। दूसरी विचारधारा अर्थात नरम दल के समर्थक इस प्रकार की क्रांति के विरुद्ध थे। अंततः 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों दलों के मध्य बहुत वाद विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उग्र दल कांग्रेस से पृथक हो गया। इस प्रकार कांग्रेस को दो दलों में विभक्त कांग्रेस हो गई थी। और इसके बाद मुस्लिम सांप्रदाय का उदय हो गया। तो भारत विभाजन से पूर्व भारत में मुसलमान भी पर्याप्त संख्या में थे। अंततः अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को आपस में कर मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न प्रारंभ किया। भाग्य से उन्हें सर सैयद अहमद खान जैसे सांप्रदायिक मुस्लिम नेता का सहयोग भी मिल गया था। 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने मिंटो से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का तथा काउंसिल में अतिरिक्त स्थानों की मांग प्रस्तुत की। वाइसरॉय ने शीघ्र ही मुसलमानों की मांग पूरी करने का आश्वासन दे दिया। दिसंबर 1906 में इसी शिष्टमंडल के सदस्य ने भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इस प्रकार ये पहला जो चरण था स्वतंत्रता आंदोलन का वो आता है। तो इसमें दादा भाई नौरोजी, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले इन जैसे आदि लोग आते हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का पितामह भी कहा जाता है, ये नरम दलों में आते थे। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा चरण 1907 से लेकर 1919 तक, जिसमें कि जो उग्रवादी लोग जो नेता है हमारे वो आते हैं। इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ये लोग आते हैं। तो लोकमान्य तिलक जो है वो एक राष्ट्रीय नेता बन चुके थे इस समय, और जो स्वतंत्रता के सब सूत्र थे वो उनके हाथ में ही आ गए थे। तो उनको एक उग्रवादी नेता भी कहते थे, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता था कि भारत को जो स्वतंत्र है वो शांतिपूर्ण मार्ग से मिल सकता है। तो उनको ऐसा लगता था कि स्वतंत्रता है वो हमारा हक है और वो हमको उन ब्रिटिशों से छीन के लेना चाहिए, शांति मार्ग से वो हमको नहीं देंगे। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की गर्म विचारधारा के प्रतिभा संपन्न नेता थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गर्म विचारधारा के जन्मदाता यही थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये नारा लगाया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूँगा। वास्तव में इन्होंने ही देश में चल रहे राष्ट्रीय असंतोष या फिर राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की थी। इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 12 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपना अध्ययन कार्य समाप्त करने के बाद वे दक्खन शिक्षा समिति द्वारा स्थापित पूना के न्यू इंग्लिश स्कूल में बीजगणित के अध्यापक नियुक्त हो गए थे। ये स्वभाव से निर्भीक, दृढ़ निश्चय और स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया था। 1 अगस्त 1920 को ये 64 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो स्वतंत्रता आंदोलन में इनका अगर हम योगदान देखते हैं तो अपने देश में राजनीतिक चेतना जगाने के उद्देश्य से इन्होंने 2 समाचार पत्र, केसरी तथा मराठा, प्रकाशित करना प्रारंभ किया। इन पत्रों के माध्यम से वे ब्रिटिश शासन की नीतियों का साहस के विरोध करते थे। 1891 में सरकार के एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध करके वे भारतीय जनता के प्रिय पात्र बन गए। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी।
उन्होंने इसका विरोध किया। इनका कहना था कि हमारी धार्मिक और सामाजिक नीतियों में ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा प्रारंभ की। 1896 में देशव्यापी भीषण अकाल पड़ा। इस समय इन्होंने अपने देशवासियों की बहुत सहायता और सेवा की। इस प्रकार ये दक्षिण में एक अच्छे समाज सेवक और एक नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। सन 1897 के अकाल के बाद बम्बई के प्लेग का भयावह प्रकोप हो गया था। इन्होंने प्लेग ग्रस्त लोगों की सेवार्थ आवश्यक कमेटियाँ और अस्पताल की व्यवस्था की और अपने समाचार पत्र द्वारा प्लेग कमिश्नर तथा उनके सहयोगियों की आलोचना की। दुर्भाग्यवश प्लेग कमिश्नर की हत्या हो गई और 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, किंतु 6 महीने के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार अन्य अवसरों पर भी ये जेल गए। भारतीय नेताओं में यही ऐसे नेता थे जो सबसे अधिक बार जेल गए थे। प्रारंभ में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन तिलक के इसमें सम्मिलित हो जाने के बाद मध्यम वर्ग के लोग भी कांग्रेस में आने लगे। परंतु तिलक के कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति पसंद नहीं करते थे। तिलक गर्म विचारधारा के राष्ट्रवादी थे। वस्तुतः राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में स्वराज्य का नारा देने वाले ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे। वे एक राष्ट्रीय नेता थे तथा राष्ट्र उन्हें प्राण से भी प्यारा था। डॉक्टर बीपी वर्मा के शब्दों में कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में तिलक एक प्रमुख राजनीतिक विभूति थे। उन्होंने भारतवासियों को स्वराज्य के अधिकार का पहला पाठ पढ़ाया था। उन्होंने उनके प्रमुख जो साधन है वो स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की तथा निष्क्रिय प्रतिरोध करते थे। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई और तिलक जी कांग्रेस से अलग हो गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम उनके कार्य देखते हैं तो उन्होंने अपने सहयोगी की सहायता से 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कालांतर में भारत की प्रमुख शिक्षण संस्था बन गई। फिर इसी संस्था ने पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में तिलक ने काफ़ी समय तक अध्यापन का कार्य भी किया था। तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री थे। वे एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक थे जो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति का एक सकारात्मक साधन हो गया था। वे राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय उत्थान चाहते थे। तिलक एक समाज सुधारक तथा धार्मिक व्यक्ति भी थे। तो ये था लोकमान्य तिलक के बारे में। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम लीग की जो मुख्य थे वो थे बैरिस्टर मोहम्मद जिन्ना थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो भारत विभाजन से पूर्व भारत में मुसलमानों की पर्याप्त संख्या थी। अंततः अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया था। भाग्य से उन्हें सर सैयद अहमद खान जैसे सांप्रदायिक मुस्लिम नेता का सहयोग भी मिल गया था। 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था। इस शिष्टमंडल ने मिंटो से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा काउंसिल में अतिरिक्त स्थानों की मांग प्रस्तुत की। वाइसराय ने शीघ्र ही मुसलमानों की मांग पूरी करने का आश्वासन दे दिया था। तो दिसंबर 1906 में इसी शिष्टमंडल के सदस्यों ने भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इसके बाद हम देखते हैं होम रूल लीग। तो 1916 में आयरिश महिला श्रीमती एनी बेजंट ने मद्रास और लोकमान्य तिलक जी ने बम्बई के प्रांत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। श्रीमती एनी बेजंट ने अपने 2 पत्रों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और लोकमान्य तिलक ने अपने पत्रों केसरी और मराठा के माध्यम से होम रूल की स्थापना की मांग पर विशेष बल दिया था। तो इस तरह होम रूल की स्थापना हुई थी। जब इसी समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को महात्मा गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। जब 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण कर लिया था और इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा नेतृत्व, राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संपूर्णतः महात्मा गांधी द्वारा हो गया था। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड अगर हम देखते हैं तो सुधार और स्वराज्य पाने की आशा में निराश भारतीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन की गति तीव्र करने में एकजुट गए थे। उग्र क्रांतिकारियों ने लूट मार और कांड करके भारतीयों के आंदोलन दड़पना चाहते थे। तो उग्र क्रांतिकारियों ने लूटमार और हत्याकांडों पर आधारित आतंकपूर्व कार्य प्रारंभ कर दिए थे। उधर ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के दमन के लिए रौलट एक्ट पारित किया था। इस कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना वारंट जारी किए गए ही गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवासियों ने एकजुट होकर इस एक्ट का प्रबल विरोध किया था।
अमृतसर में इस कानून का विरोध करने के लिए जालियनवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हुई। इस सभा में लगभग 20,000 स्त्री पुरुष एकत्र हुए थे। सभा शांतिपूर्वक हो रही थी कि अचानक जनरल डायर ने आकर बाग को अपने सैनिकों से घिरवा दिया और निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। बाग में केवल एक ही फाटक था और उस पर ही सशस्त्र सैनिक डटे हुए थे। सरकारी गणना के अनुसार इस हत्याकांड में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए थे और हजारों घायल निसहाय अवस्था में भी पड़े तड़पते रहे। पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया था। इस दर्दनाक घटना से संपूर्ण देश में आतंक फैल गया था। इसके बाद हम देखते तृतीय चरण राष्ट्रीय आंदोलन का। तो इसमें असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति से बहुत दुखी हो उठे थे। फलस्वरूप उन्होंने 20 अगस्त 1920 को अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। राजनीति के क्षेत्र में यह अहिंसात्मक आंदोलन महात्मा गांधी का अभिनव प्रयोग था। उन्होंने भारतीयों से ये विनती की कि वे अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उपाधियों और सरकारी पदों का त्याग कर दे, अंग्रेजी विद्यालय और विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ने न भेजें, काउंसिल तथा स्थानीय संस्थाओं की सदस्यता त्याग दे, ऐसे उन्होंने आह्वान किया था। तो स्वराज्य का अमर संदेश अमर बेल की तरह समस्त भारत में फैल गया था। असहयोग आंदोलन का कुछ रचनात्मक कार्यक्रम था, जैसे कि सरकारी पदों और उपाधियों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार और आदि विदेशी कार्यक्रमों को असहयोग करना, ये प्रमुख कार्यक्रम थे। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी। ये रचनात्मक कार्यक्रम इस प्रकार था कि 1 करोड़ रुपए का तिलक फंड स्थापित करना, 1 करोड़ स्वयंसेवक की भर्ती करना, 20 लाख चरखों का वितरण करना, राष्ट्रीय शिक्षा की दिशा में प्रयास करना, स्वदेशी माल की खरीदी पर बल देना और लोक अदालतों की स्थापना करना। इसी दौरान चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन हो गया था। 6 फरवरी 1921 को सत्याग्रही द्वारा गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में एक जुलूस निकाला गया था। तो भीड़ ने आक्रोश में आकर एक थाने को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया और इसी दौरान कुछ पुलिस ऑफिसर इस आग में मृत्यु हो गए थे। तो असहयोग का हिंसात्मक रूप देखते हुए गांधी जी ने इसको बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद स्वराज्य दल की स्थापना हो गई थी कि महात्मा गांधी को बंदी बनाए जाने के बाद जनता का उत्साह क्षीण पड़ गया था। तो उसी दौरान काउंसिल में प्रवेश प्रश्न को लेकर कांग्रेस के 2 भागों में कांग्रेस विभक्त हो गई थी। एक दल था परिवर्तनवादी और दूसरा था अपरिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादियों ने स्वराज्य पार्टी का निर्माण कर दिया था और इनके प्रमुख CR दास थे। तो इस तरह कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो गांधी जी की तरफ से होता था। फिर आता है चतुर्थ चरण। इसमें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय और पुना पैक्ट, 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। तो 1935 में भारत सरकार ने एक नया अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई और प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया था। इसके अलावा जो पंचम चरण आता है, इसमें हमें कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, सांप्रदायिक दंगे और माउंटबेटन योजना की बारे में देखना पड़ता है। तो इसमें 1947 में लॉर्ड वेबल के उत्तराधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। उन्होंने भारतीय कांग्रेस और लीग के नेताओं का वार्तालाप किया और एक योजना उनके समक्ष रखी और इसे ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो असहयोग आंदोलन के लिए कुछ कारण प्रमुख थे, जैसे कि प्रथम महायुद्ध, आर्थिक असंतोष, इसके बाद देशव्यापी भयंकर अकाल, सरकार का दमन, सैनिकों की छटनी, रौलट एक्ट, ऐसे जो कारण थे वो असहयोग आंदोलन के लिए प्रमुख कारण थे। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। RC मुजुमदार के शब्दों में गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सर्वप्रमुख व्यक्ति निसंदेह सुभाष चंद्र बोस ही थे। अगर उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में हम देखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। ये एक समृद्ध और उच्च शिक्षित परिवार में जन्मे थे। इनकी शिक्षा भी उच्च स्तर की और आधुनिक ढंग से कराई गई थी। उन्होंने 1913 में मिशनरी स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1919 में उन्होंने BA ऑनर्स की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात उन्होंने विलायत से ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इस परीक्षा में भारतीयों को उत्तीर्ण होना लगभग असंभव होता था, लेकिन अंग्रेज़ों छात्रों को
अंग्रेजी छात्रों को मात करते हुए भी वह परीक्षा मेरिट में चौथे स्थान पर आ गए थे। भारत में आकर वो उच्च पद पर आसीन हो गए, लेकिन उनके हृदय में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की आग धधक रही थी, तो नौकरी को त्याग कर वो देश सेवा में जुड़ गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में अगर हम इनका योगदान देखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे। वे राजनीतिक यथार्थवाद से अनुप्राणित थे। उन्होंने लाहौर अधिवेशन में सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का समर्थन किया था। यहीं पर इनमें अचानक उग्र विचारधारा उत्पन्न हुई। ये 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन से जब बाहर निकले तो उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अन्य दल की स्थापना की थी। इन्होंने गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था, लेकिन दोनों के विचार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, तो विचारों में मतभेद के फलस्वरूप उनके अनेक अवसरों पर दोनों का मतभेद बढ़ता ही गया। फिर भी व्यक्तिगत रूप से सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का आदर करते थे। इन दोनों में मुख्य अंतर साध्य नहीं था, साधनों का था। गांधी जी शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे, जबकि बोस क्रांतिपूर्व नीतियों में विश्वास करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस का विचार था कि गांधी जी की नीति में स्वराज्य कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अंग्रेज इतने सीधे व सरल नहीं थे कि वे भारत को सहज ही स्वतंत्रता प्रदान कर सकते थे, और अंत में हिंसा के समर्थक थे, तो हिंसात्मक साधनों में वो विश्वास करते थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चला तो उन्होंने कहा, यह स्वतंत्रता प्राप्ति का अच्छा अवसर है, हमको संगठित होकर ब्रिटिश सरकार को छीनना चाहिए। उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस सेना ने अंग्रेज़ों से कई बार मोर्चा लिया और अनेक स्थलों पर अंग्रेज़ों को मात दी थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व भी किया था। उनकी सेवा का मूल्यांकन डॉक्टर वीपी वर्मा ने किया है कि राजनीतिक कार्यकर्ता तथा नेता के रूप में बोस जी ओजस्वी और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तो इस प्रकार हमने देखा आज के लेक्चर में कि इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय चलवल है वो और भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई थी। ठीक है, तो अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, और आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको ज़रूर जवाब दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।